Hello dear students. In previous lecture we had discussed about Henry's law and its advantages and limitations. So in this lecture we will define about ideal and non-ideal solution with explanation. This topic is very important for your incoming exams because in this topic many of times can be seen in exam that there are differences between ideal non-ideal are discussed about. So please see this topic carefully. If you have any problem discuss to me. देख लीजिए आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा है बच्चों कि आइडियल और नॉन आइडियल गैस के बारे में पढ़ा है। तो आइडियल गैस क्या होती थी बच्चों, उसी तरह का एक हमारा सॉल्यूशन भी है आइडियल सॉल्यूशन। वैसे आपको याद हो तो आइडियल गैस क्या होती थी बच्चों, जो ऑल कंडीशंस पे सभी गैस लॉ को ओबे करती थी। याद है ना, PV इज टू NRT, जो सभी कंडीशंस टेम्परेचर की, प्रेशर की, सभी कंडीशंस पे क्या है ओबे करती थी। गैसियस लॉ थे जो बॉयस लॉ, चार्लीज लॉ, इनको ओबे करती थी। उसी को क्या बोला जाता है बच्चों, आइडियल गैस। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, PV इज टू NRT। तो आइडियल सॉल्यूशन भी क्या होते हैं, देख लीजिए। पिछला टॉपिक जो आपने रीड किया है, स्टडी किया है, दैट वाज रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ के बारे में आपको बताया था मैंने, रॉल्ड्स लॉ क्या होता है। तो ऐसा सॉल्यूशन यहाँ पे जो रॉल्ड्स लॉ को ओबे करता है ऑल कंडीशंस पे, यानी द सॉल्यूशंस विच ओबे रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ के ओबे कैसे करेगा, कंप्लीटली आपको समझा आ जाएगा इस टॉपिक के अंदर। एक बार ध्यान से देखें, पूरा प्रोसेस आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा मैं। आइडियल सॉल्यूशन, लेट अस मान लेते हैं भाई हमारे पास एक कोई ये हमारे पास कुछ भी है, ये फर्स्ट वाला उपकरण है, कोई वेसल है, इसके अंदर कोई सिलेंडर है, मान लो ये फर्स्ट, इसके अंदर ए सॉल्यूट भरे हुए हैं भाई। कौन से सॉल्यूट हैं, प्योर लिक्विड भरा हुआ, चलो मान लिया मैंने इसमें ए टाइप का। इसकी वॉल्यूम V1 है बच्चों, कितनी वॉल्यूम है V1। सेकंड मेरे पास ये सिलेंडर है, इसमें मान लिया मैंने BB टाइप के लिक्विड, प्योर लिक्विड भरा हुआ। किस टाइप का भरा हुआ बच्चों, BB टाइप का प्योर लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर। और इस BB टाइप के लिक्विड में क्या है, वॉल्यूम इसकी मान ली बच्चों V2 है। कितनी वॉल्यूम मान ली भाई, V2। तो इन दोनों को मैं मिक्स करता हूँ बच्चों इसके अंदर। ऑन मिक्सिंग ऑफ दीज टू प्योर लिक्विड्स, व्हाट टाइप ऑफ इंट्रैक्शन हैविंग इट, ए टाइप एंड BB टाइप। जब आप इसको मिलाओगे इस बर्तन के अंदर, इस सिलेंडर के अंदर, तो इसमें क्या होगा बच्चों, दोनों टाइप के इंट्रैक्शन होंगे भाई, है ना, क्योंकि इंटरमिक्सिंग से बनेगा। और इंटरमिक्सिंग से बनेगा तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, बोथ टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस कैन बी सीन, AB टाइप, AB। अंडरस्टैंड। इसकी वॉल्यूम अगर V1 थी, इसकी वॉल्यूम अगर V2 थी, तो इस फाइनल की वॉल्यूम क्या मान ली बच्चों मैंने, इसकी वॉल्यूम मान ली VF। क्या मान ली, VF। कई बच्चे माइंड में सोचते हैं कि इसको मिलाने से और इसको मिलाने से जो ये सॉल्यूशन बना है, इसकी वॉल्यूम उतनी ही होगी जितनी इन दोनों सॉल्यूशंस की है। तो ये चीज़ भूल जाएं आप, ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑन इंटरमिक्सिंग दीज टू सॉल्यूशंस वी गेट द फाइनल वॉल्यूम एज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड। ये कोई ज़रूरी नहीं है भाई, सॉल्यूशन जो हमारा बना है प्योर लिक्विड को मिलाने से। हाँ, इसमें ये ज़रूरी है कि इसमें जो इंट्रैक्शन थे और इसमें जो इंट्रैक्शन थे, इंट्रैक्शंस यहाँ पे दोनों प्रकार के देखे गए हैं। हो सकता है ये इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है इसकी नेचर कैसी है। तो इतना बताया मैंने आपको, केवल इतना देखें कि ये मेरे पास फर्स्ट कोई वेसल था, इसकी वॉल्यूम V1 है, इसकी V2 है और इसकी वॉल्यूम VF है। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो समझो इस चीज़ को। मेरे पास जो V1 और V2 हैं, ये तो क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल मतलब शुरू की वॉल्यूम, स्टार्टिंग वॉल्यूम। और VF मेरे पास क्या है बच्चों, फाइनल वॉल्यूम। तो मैंने अभी बताया आपको कि V2 + V1 इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल टू VF। हमेशा ज़रूरी थोड़ी है कि ये बराबर होगा इसके, हो सकता है कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ये बात भी है, लेकिन ऑलवेज इक्वल नहीं होगा, ये कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए, ये बेसिक बता रहा हूँ आपको। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, ये चीज़ आपको समझने के लिए मात्र है। पेपर में तो ये लिखनी भी नहीं आपने, एक्सप्लेनेशन तो ये नीचे दिया गया है, ये है मेन चीज़ तो। लेकिन ये पॉइंट आपको तभी क्लैरिफाई हो पाएंगे जब आप इन बातों को समझोगे जो अभी बता रखी हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन है बच्चों, रीज़न है ये इसका। कोई पूछेगा तो आपको रीज़न बताना है, तो रीज़न आप ये देंगे कि ये चीज़ ऐसे हुई है इस वजह से। और सबसे मेन रीज़न पता आपको क्या होता है भाई इसके अंदर है, सबसे मेन रीज़न जो इस चैप्टर में है ना,
वो जनरली कौन सा रीजन होता है बच्चों? सबसे मेन रीजन इस चैप्टर में आप देखेंगे तो होता है इंटरेक्शन का, जो भी बताऊंगा आपको मैं। देखो ए टाइप के इंटरेक्शन थे, है ना। ए इंटरेक्शन कैसे हैं? अब जो मेरे पास मैंने क्या किया, ए टाइप के इंटरेक्शन में बी टाइप के इंटरेक्शन मिलाए हैं, तो ए बी टाइप के इंटरेक्शन फॉर्म हुए हैं, बने हैं। तो ये तो क्या है, टूटेगा बॉन्ड, इनका बॉन्ड टूटेगा जब भी ये दोनों के दोनों क्या है बच्चों, रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट हैं, और ये मेरा प्रोडक्ट है ना। तो रिएक्टेंट के बॉन्ड क्या है, ब्रेक होते हैं तभी तो रिएक्शन होती है, और प्रोडक्ट के बॉन्ड क्या होते हैं, बनते हैं, फॉर्म होते हैं, तो ही तो रिएक्शन होती है ना। तो इस बॉन्ड को ब्रेकिंग करने में देखो एक बार ध्यान से, ये बॉन्ड जो ब्रेक होगा तो इसके अंदर क्या होगा, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो बच्चों आप जानते हो बॉन्ड ब्रेक होने के कारण जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब होती है भाई, समझ गए ना। कोई भी बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो हीट क्या होगी, इसमें एब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ यानी यहाँ पर इंट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हीट क्या कर दी गई है, एब्जॉर्ब कर दी गई है। दूसरे वाले में भी क्या है, सिमिलर प्रोसेस है। जब बी टाइप का मेरे पास क्या होगा, बी टाइप का इंट्रैक्शन है, उसको तोड़ेंगे, तोड़ क्यों रहे हैं, ताकि रिएक्शन हो जाए, प्रोसीड कर जाए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए। तो इसको जब मैं ब्रेक करूंगा बी टाइप के इंट्रैक्शन को, तो अगेन क्या होगा, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड हीट कैन बी एब्जॉर्ब्ड। हीट यहाँ भी क्या होगी बच्चों, एब्जॉर्ब्ड होगी। लेकिन यू नो देयर इज ए फॉर्मिंग ऑफ ए बी टाइप इंट्रैक्शन। अब ए बी टाइप इंट्रैक्शन बन रहे हैं, सो यहाँ पर क्या होगा, क्या यहाँ पर भी हीट एब्जॉर्ब होगी, नहीं। जब बॉन्ड बनता है तो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन होती है, इंट्रैक्शन बनता है तो बॉन्ड भी क्या होगा, बनेगा, और हीट हमारी रिलीज होगी भाई, है ना। हीट कैसी होगी, रिलीज होगी। यहाँ पे हीट हमारी रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती थी ना, स्मॉल क्लासेस में आपने पढ़ा था। एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज माइनस, यानी नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव। तो यहाँ पे हीट मेरी रिलीज हो गई भाई। अब ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। हीट रिलीज होगी तो क्या होगा, अगर बॉन्ड टूटा है तो क्या हुआ, इंट्रैक्शन ज़्यादा हुए हैं या फिर वीक हुए हैं। आप बता सकते हैं एक चीज़ यहाँ से मेरे को, यहाँ पे बॉन्ड टूटा, यहाँ पे बॉन्ड टूटा, यहाँ पे बॉन्ड बना, तो ये दोनों क्या थे, वीक हुए, ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, है ना। तो ये बॉन्ड जब बना है तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया अपना। और जब भी बच्चों इस चैप्टर में कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो उसके वेपर क्या बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे या कम बनेंगे, बताओ। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो उसके वेपर क्या होंगे, कम बनेंगे, और वीक बॉन्ड होगा तो उसके वेपर ज़्यादा बनेंगे। तो हमने ये देखना है ना क्या इसके अंदर क्या प्रोसीजर है। तो अब देखें, अब देख लीजिए आप, आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कुछ कंडीशंस हैं बच्चों। डेल्टा वी मिक्सिंग, यानी जहाँ पर ऑलवेज डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होगा, ध्यान रखें। इसका मतलब मैंने समझा दिया आपको, डेल्टा वी मिक्सिंग यानी वॉल्यूम का चेंज है। जो हमने वी जो फाइनल निकाली है ना बच्चों, वी एफ, कैसे निकाली है, वी एफ हमने V1 + V2 को जोड़ के हमने क्या निकाला बच्चों, वी एफ। तो इसने ये कहा कि जब चेंज ऑफ वॉल्यूम है अगर जीरो है, चेंज ऑफ वॉल्यूम जीरो कब होगा बच्चों, देखो कंडीशन क्या होगी, जब V फाइनल में से V1 और V2 को जोड़ के घटाओगे तो जीरो आना चाहिए। यानी जितने ही वॉल्यूम इन दोनों की 10 ml ये मान लिया मैंने, 10 ml ये मान लिया मैंने, तो अगर 20 ml इन दोनों के जुड़ने से आता है, यानी कि डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो है, यानी कि चेंज ऑफ वॉल्यूम हमारा मिक्सर का जीरो है, तो ही ये रोल्स लॉ हमारा एप्लीकेबल है भाई। समझ गए ना चीज़ को, ये चीज़ मैंने ऊपर एक्सप्लेन की है। यहाँ पे देखो ये बीकर बनाया है, V1 बताया आपको, ये V1 V2 VF इसलिए बताया है कि जो वॉल्यूम इन दोनों को ऐड करोगे तो अगर ये इसके इक्वल आई है तो चेंज ऑफ वॉल्यूम तो जीरो हो गया, वॉल्यूम चेंज थोड़ी हुई है, दोनों के मिलने से उतनी ही बनी है जितनी बननी थी भाई, है ना। तो ये ऑलवेज तो होता नहीं, बट जब हो जाता है तो आइडियल कंडीशन होती है बच्चों, है ना। पेपर में याद कितना रखना है, एक्सप्लेनेशन तो थोड़ी पूछेंगे, ये पॉइंट बस, बहुत आसान है, इसको रटना बहुत आसान है टॉपिक को, लेकिन समझा के बता रहा हूँ आपको मैं, रटने की बजाय। वैसे पेपर में बड़ा ईजी होगा, इतना लिखना बस, डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू जीरो, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आइडियल सॉल्यूशन के पॉइंट है, ये डिफरेंस के पॉइंट लिखने हैं आपको इनमें। डेल्टा एच मिक्सिंग, देखो बच्चों डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी, ये भी क्या होगा, जीरो होगा। यानी जितने इंट्रैक्शन हमारे यहाँ पे बने थे, देखो ए टाइप के इंट्रैक्शन प्लस बी टाइप के इंट्रैक्शन, मान लो इसमें 10 जूल एनर्जी लगी, इसमें भी 10 जूल एनर्जी लगी, और मेरे बन गए ए बी टाइप के, तो इसमें क्या हो जाएगी 20 जूल। यानी यहाँ पे भी क्या है मेरा, चेंज ऑफ
एंथैल्पी डेल्टा एच मिक्सिंग वो भी क्या होना चाहिए, जीरो। क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो। अगली कंडीशन देखो भाई, इसको मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा आपको किस प्रकार से। जैसे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इंट्रैक्शंस की बात की गई है, ए बी और बी बी। अगर तीनों के तीनों इंट्रैक्शन बच्चों सेम हैं, अगर तीनों के तीनों इंट्रैक्शन अगर सेम हैं हमारे, तो ही क्या होगा, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम डेल्टा वी भी क्या होगा, जीरो होगा। देखो तीनों के तीनों इंट्रैक्शन हमारे क्या हैं, सेम हैं। यानी कि कैसे सेम हैं, जैसे मेरे पास ए बी टाइप का बॉन्ड था, उसमें जो बॉन्ड है, फोर्स है, वो कैसा है, मान लो कुछ भी इसकी वैल्यू मान लेते हैं आप, कुछ भी कर एज्यूम करो, इसमें इंट्रैक्शन में कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, फिर बी बी टाइप का मेरा उसमें कितनी होती है, और ए बी टाइप का मेरा उसमें कितनी होती है। जब इसके इंट्रैक्शन सेम हैं तो वॉल्यूम भी सेम रहेगी, क्या वॉल्यूम चेंज होगी, है ना। इस वजह से मैं क्या बोलूँगा कि डेल्टा वी मेरा यहाँ पे जीरो है। ये पॉइंट इसको एक्सप्लेन करता है भाई, वैसे आगे बताया भी गया है इसमें। अगला पॉइंट नंबर 4 देख लो बच्चों, डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू, डेल्टा एस क्या होता है पहले समझो, 11th क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, फिर भी रिवाइज करवा देते हैं आपको। डेल्टा एस का मतलब क्या होता है भाई, है किसी को पता आपको, व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा एस, देख लो। डेल्टा एस, एस होती थी मेरा चेंज ऑफ एंट्रोपी। क्या होता है बच्चों, चेंज ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी का चेंज कितना है भाई, एंट्रोपी का मतलब क्या था बच्चों, रेंडमनेस। जैसे एक कमरे में 10 बच्चे हैं और उनमें 5 बच्चे और आ गए, तो मतलब जो भी वैल्यू अगर बढ़ती है ना, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, तो रेंडमनेस बढ़ती है, भीड़ बढ़ती है, और उस भीड़ का बढ़ना ही वही हमारा चेंज ऑफ एंथैल्पी है। अब चेंज ऑफ एंथैल्पी नहीं, एंट्रोपी, डेल्टा एस यहाँ पर मेरे पास चेंज ऑफ एंट्रोपी मिक्सिंग, यानी यहाँ पे एंट्रोपी मिक्सिंग का चेंज हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो बच्चों, चाहे नॉन आइडियल होगी। क्या बोला मैंने, डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, बहुत कंडीशन पे होता है ये तो, ऐसा तो। सेकेंड पॉइंट, इसका आगे वाला पॉइंट मैंने बताया आपको इसमें, डेल्टा जी मिक्सिंग। डेल्टा जी क्या होता था भाई, डेल्टा जी होता था गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। क्या होता था, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हमारा यहाँ पे क्या होगा भाई, आप जानते हो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज में एक चैप्टर में हमने पढ़ा था इसके बारे में, कंप्लीट प्रोसेस, कि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो तो किस प्रकार से रिएक्शन होगी। तो डेल्टा जी मिक्सिंग है ना बच्चों, वो हमेशा लेस देन जीरो होगा, तभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते थे। स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन तभी होगी भाई, रिएक्शन का होना, अपने आप होना रिएक्शन का, स्पॉन्टेनिटी। तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ये दोनों पॉइंट कोई लिखने की ज़रूरत भी नहीं है आपको यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों आइडियल में भी लगते हैं और नॉन आइडियल में भी लगते हैं, सेम रहते हैं दोनों के अंदर। चलिए आगे, नेक्स्ट फैक्टर मैंने बताया रोल्स लॉ, और ये मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ कि ऐसे सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को ओबे करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन, क्या बोला बच्चों, द सॉल्यूशंस विच ओबेज द रोल्स लॉ। रोल्स लॉ क्या था, अभी देख लें, ये डेफिनेशन है आइडियल सॉल्यूशन की, जो रोल्स लॉ को सभी कंडीशंस पे ओबे करता है वो ही हमारा क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। और जो ओबे नहीं करता वो क्या कहलाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देख लीजिए एक बार, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, डेफिनेशन अब इसकी स्टार्ट होती है। अब तक सारा बेसिक था बच्चों, ये डेफिनेशन क्या कहती है कि विच फॉलोज, जो ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं, विच फॉलोज रोल्स लॉ एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर की सारी कंडीशंस पे रोल्स लॉ को ओबे करते हैं। रोल्स लॉ क्या था बच्चों, रोल्स लॉ मेरा ये था, समझ लो एक बार, कि P टोटल इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B। याद है आपको, टोटल प्रेशर था ना जो, वो किसके बराबर था, पार्शियल प्रेशर ऑफ A और B। और मैंने यहाँ पे जो, मतलब ये टोटल प्रेशर है जो, ये हमने क्या है, ऑब्जर्वेशन से निकाला है बच्चों। किससे निकाला है, ये पार्शियल प्रेशर मेरा ऑब्जर्वेशन से आया भाई। ऑब्जर्वेशन का मतलब एक्सपेरिमेंट। देखो रोल्स लॉ में क्या है, ये था, देखो समझ लो एक बार इसको, P ऑफ A इज इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स ए, P नॉट A इंटू एक्स ए। यहाँ पे मेरे पास P ऑफ A क्या था, ये प्रेशर है ना बच्चों, ये ऑब्जर्वेशन से निकाला गया है। ऑब्जर्वेशन से मतलब
एक्सपेरिमेंट से निकाला हुआ प्रेशर है ये, और ये प्रेशर आप जानते हो एक्सपेरिमेंट से मैनोमीटर से निकलता है। अभी किससे? मैनोमीटर। लेकिन ये प्रेशर है ना बच्चों, ये पूरा का पूरा ये अपना क्या है? रोल्स लॉ का प्रेशर है। तो अगर ऑब्जर्वेशन वाला प्रेशर, एक्सपेरिमेंटल प्रेशर, वेपर प्रेशर अगर मेरा रोल्स लॉ के वेपर प्रेशर के इक्वल आ गया तो रोल्ट लॉ ओबे होगा, मतलब आइडियल सॉल्यूशन होंगे। देखो अगर ये कंडीशन इक्वल है, पी ऑफ ए इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए, ये देखो। और दूसरी कंडीशन अगर बी वाला भी सेम है, पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी, तो ये सारे के सारे, और पी टोटल भी लिख सकते हो आप इन दोनों को ऐड करके, तो ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन यानी एक्सपेरिमेंट के प्रेशर है, जबकि ये रोल्ट लॉ का प्रेशर है। अगर ये इक्वल हैं बच्चों तो ही क्या होगा? आइडियल सोल्यूशन होगा। समझ गए ना अब तो आप? तो ये लिख रखा है मैंने, पी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए, पी नोट बी इंटू एक्स बी फ्रॉम एक्सपेरिमेंट मैनोमीटर से निकाले गए थे, ये रोल्ट लॉ के द्वारा कैलकुलेट किए गए थे। और ये स्मॉल पोर्शन भी इनके पी ऑफ ए वाला और पी ऑफ बी वाला भी बता दिया मैंने आपको सारा। सेकंड पॉइंट देखो भाई, इसका रीजन क्या है? अब मैंने बताया था वी मिक्सिंग जीरो है भाई, रीजन क्या है? ए टाइप के इंट्रैक्शन हैं और बी टाइप के इंट्रैक्शन हैं, सेम टाइप के हैं। तो अगर ये 20 ml है वैल्यू, इसकी वॉल्यूम मान लो ए इंट्रैक्शन जो इस बीकर में मैंने लिया है और बी इंट्रैक्शन जो मैंने इस बीकर में लिया है, और दोनों को मिक्स किया है इसके अंदर, है ना। तो इसमें अगर 20 ml वॉल्यूम है इसकी और इसकी 30 ml वॉल्यूम है, तो इसकी ऑब्वियस बात है भाई 50 ml हो जाएगी ना। कितनी हो जाएगी? 50 ml। इसका मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ बच्चों, है ना। तो ये रीज़न था इसका। अब डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो है, ये भी मैंने बताया आपको। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो है, इसका मतलब मैंने आपको बताया अभी, हीट एब्जॉर्ब है ना, जो ए के इंट्रैक्शन के टूटने से जो हीट एब्जॉर्ब होगी, बी के ये नीचे इसमें क्या है, ए हाँ सॉरी दोनों ही है, हीट एब्जॉर्ब होगी अगर ए के टूटने से और बी के टूटने से, तो वो इक्वल होगी किसके? इन दोनों के सम के। यही बताया गया, जैसे मैंने नीचे लिखा भी एग्जांपल के थ्रू कि ए टाइप में के टूटने में 100 जूल हीट एब्जॉर्ब होती है, बी के टूटने में भी 100 जूल, तो ए के बनने में कितनी होगी? 200। यानी चेंज ऑफ हीट एंथैल्पी हमारा मिक्सिंग का 0 हो जाएगा बच्चों। और ये जहाँ पर होता है ना, वहीं पर हमारा आइडियल सॉल्यूशन होता है। और ये नीचे वाले पॉइंट ये बताए थे मैंने, आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, ये दोनों ऐसे ही रहेंगे दोनों के लिए, ठीक है। इसको और डीपली समझना चाहते हो तो ग्राफ देखो बच्चों, ये ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा, इजीली है बिल्कुल। और पीछे भी करवाया गया था, रोल्ट्स लॉ के अंदर भी एक ग्राफ था ना, वो उसी टाइप का ग्राफ है ये बिल्कुल। तो इस ग्राफ में क्या दिया गया बच्चों, देखो समझ लें इसको एक बार। ये मेरा मोल फ्रैक्शन एक्स ए इज इक्वल टू 0, एक्स ए की वैल्यू में मिनिमम, यहाँ पे एक्स मोल फ्रैक्शन तो मैक्सिमम कितना होता है 1, ये मिनिमम अगर है, अगर मेरा एक्स ए यहाँ पर 0 है तो एक्स भी यहाँ पर मैक्सिमम होगा 1 होगा। मान लिया प्योर सोल्यूट कुछ भी है, यहाँ पे बी है मेरा, मान लो इसका वेपर प्रेशर बी नोट मान लिया मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे भाई, कितना मान लिया? बी नोट, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, इसका उल्टा, यहाँ पे एक्स से 0 था तो यहाँ पे एक्स से मैक्सिमम, और एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमारा क्या हो जाएगा? 0। ये किसके लिए है? ये प्योर सोलवेंट हमारा ए है और ये प्योर सोल्यूट हमारा बी है, कुछ भी मान लो भाई, ठीक है। सोल्यूट मान लो, इसको सोलवेंट मान लो, या सोलवेंट या सोल्यूट, उल्टा सुल्टा कुछ भी मान सकते हो। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन मेरा कितना है? 0 है ना। मोल फ्रैक्शन 0 है, तो मैं इसके अंदर अगर वेपर प्रेशर बढ़ाऊंगा, देखो वेपर प्रेशर अगर मैं बढ़ाऊंगा यहाँ पे पी नोट, यानी पी नोट ए को बढ़ा रहा हूँ तो मैं एक्स से भी बढ़ेगा ना इसका, है ना। तो ग्राफ कैसे जाएगा? इस टाइप में। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इस इक्वेशन में देखो, अगर पी ऑफ ए की बात मैं करूँ तो इसका फार्मूला पी नोट ए इंटू एक्स ए के बराबर होता ना। अगर मैं इस वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू भी बढ़ेगी इसके साथ मल्टीपल में ही है, तो ग्राफ इस तरह से जाएगा अपना पी नोट ए तक, ठीक है। चलिए ये समझ में आया इतना आपको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 1 है, एक्स बी की वैल्यू 0 है, तो एक्स बी की वैल्यू के लिए हम अगर मैं इस वाले पोर्शन में देखता हूँ, एक्स बी की वैल्यू में बढ़ाता हूँ या फिर पी नोट इसका वेपर प्रेशर बढ़ाता हूँ बच्चों में, वैसे भी आप देख लें, ऐसे समझ में नहीं आता। तो देखो जब हमें इस एक्स बी के अंदर मोल फ्रैक्शन इसका बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? कुछ इसमें मोल फ्रैक्शन बढ़ाने का मतलब क्या है? कुछ सोल्यूट या सोलवेंट इसके अंदर मिला रहे हैं हम, सोल्यूट वगैरह,
तो इस वजह से ये ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा। ये वैल्यू किसकी आ गई भाई, पी ऑफ ए की। ये ग्राफ हमारा पी ऑफ ए की लाइन पे है ना, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स, रोल्स लॉ। ये ग्राफ मेरा किस पे है, पी ऑफ बी पे, तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। इन दोनों को मैच कर दूंगा मैं, देखो एक सीधी लाइन से ये कर दिया मैंने मैच। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, इन दोनों के सम के। बस ये था ग्राफ हमारा, क्लियर हो गया होगा आपको इजीली। तो ये एग्जांपल हमारा इस तरह से लिया गया इसके अंदर, ठीक है। आगे चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल की कंडीशन दो हैं भाई। एक तो नेचर उनकी सेम टाइप की होनी चाहिए। अगर आप आइडियल सॉल्यूशन बनाना चाहते हो तो जो भी सॉल्वेंट या सोल्यूट मिलाते हैं उनकी नेचर कैसी होगी, नेचर सेम ही टाइप की नेचर होगी। साइज भी नियरली सेम होना चाहिए बच्चों, साइज भी क्या होना चाहिए, नियरली सेम। जैसे मिथेनॉल इथेनॉल है ना, एक कार्बन का अंतर है बस, देयर इज ए डिफरेंस ऑफ ओनली सिंगल कार्बन, क्योंकि मिथेनॉल के अंदर एक कार्बन है, इथेनॉल के अंदर दो कार्बन है, और एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, अल्कोहल्स फैमिली से। तो सेम पोलर नेचर होगी ना बच्चों इनकी। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब दोनों की नेचर सेम है। साइज देखो, साइज भी 1 कार्बन का डिफरेंस है, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर 1 कार्बन का डिफरेंस है तो चल जाएगा बच्चों, 2 कार्बन का डिफरेंस है, 3 का है तो नहीं चलेगा भाई, याद रख लोगे ना। 1 कार्बन का डिफरेंस है तो इसमें चल जाता है, ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं चलता, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे नियरली सेम साइज कंडीशन है। ये आइडियल सॉल्यूशन की एग्जांपल याद तो भी होंगे आपको। ये मेरे पास है, इसका नाम क्या है, क्लोरोइथेन। ये क्या है, ब्रोमोइथेन। ये क्लोरो और ब्रोमो चेंज किया है, तो थोड़ा बहुत चेंज है ना इनमें, ज़्यादा चेंज थोड़ी है। मैंने क्या लिखा है, C2H5Cl क्लोरोइथेन। ये क्या है, क्लोरोइथेन। और ये क्या है, C2H5Pr, तो क्लोरीन ब्रोमीन। नो मोर डिफरेंस। इसमें जैसे वेंडरवाल फोर्स है तो इसमें भी वेंडरवाल फोर्स है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है साइज में, इसलिए। और नेचर भी कैसी है बच्चों, दोनों की सेम है। CX बॉन्ड है दोनों में, है ना, CX बॉन्ड, कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड, कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड। क्लियर है। थर्ड एग्जांपल देख लें, एन हेक्सेन एन हेप्टेन, एक का डिफरेंस है। एन हेक्सेन, एन हेक्सेन का मतलब समझते हो ना, एन हेक्सेन का मतलब 1 2 3 4 5 और 6, यानी इसमें CH3 CH2 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 और CH3। तो एन हेक्सेन यानी एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, जिसमें 6 कार्बन हो वो हाइड्रोकार्बन एन हेक्सेन है, और जिसमें 7 कार्बन हो वो हाइड्रोकार्बन हमारा क्या है बच्चों, एन हेप्टेन है। तो नो मोर डिफरेंस, और वीक वेंडरवाल फोर्सेज हैं दोनों में सेम। ये देखें, ये एग्जांपल ये भी सूट करेगा ना, ये भी सही एग्जांपल है। बेंजीन प्लस टोल्यूइन। देखो बच्चों, बेंजीन क्या होता है, आप जानते हो, बेंजीन इस तरह का एक रिंग वाला कंपाउंड है भाई, ये बेंजीन है। टोल्यूइन क्या होता है बच्चों, टोल्यूइन में कोई डिफरेंस नहीं है। टोल्यूइन में इसके ऊपर CH3 हो जाता है, इस ऊपर रिंग के ऊपर CH3। तो आप देख लें, ये ऐसे भी दिखाया जा सकता है इस फार्मूले से भी। तो यानी बेंजीन और टोल्यूइन भी एक टाइप के, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सेम टाइप की इनमें बॉन्डिंग है। तो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल आई होप यू कैन डू इजीली। चलिए, आइडियल सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, और आप इसको कोशिश करें डिफरेंस टाइप में लिखें। वैसे तो ग्राफ बनाना आपको, ग्राफ भी आप डिफरेंस में ड्रा कर दे, एक पॉइंट बना के, ठीक है। चलिए आगे चलिए, बाकी पेपर में आपको डिफरेंस टाइप का क्वेश्चन ही आता है, अदरवाइज़ आप वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक डिटेल में करवाया गया है। वैसे तो ये 2 मिनट का ही था अगर मैं डायरेक्ट बताता तो, बट कोई भी चीज़ है ना, स्टार्टिंग में हम उसको डीपली समझते हैं ताकि रटने की नौबत ना आए फिर, इसलिए इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। नहीं तो इसमें डिफरेंस 5 डिफरेंस भी करवा सकता था भाई मैं, 2 मिनट का काम था मेरा। लेकिन कोई भी चीज़ है ना, डीपली करो ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। आगे आप जो भी कोचिंग वगैरह करोगे तो उसमें क्या है, अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर दोबारा सिलेबस करना पड़ता है आपको वहाँ पे, क्योंकि कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा आपके एडवांस करोगे तो चलिए आगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, आइडियल का जो कंडीशन थी वो नॉन आइडियल में रिपीट, मतलब अपोजिट हो जाएंगी सारी की सारी। कैसे, देख लीजिए एक बार। अपने पास जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो रोल्ट लॉ को ओबे नहीं करते, यानी पी टोटल है ना बच्चों, जो एक्सपेरिमेंट से प्रेशर निकाल रहा है मैनोमीटर से, वो अब की बार इक्वल नहीं होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू प्योर स्टेट। ना इसके बराबर होगा ना इसके बराबर होगा। बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, या ज़्यादा होगा बच्चों या कम होगा,
है ना। ज़्यादा होगा तो एक अलग कंडीशन है, कम होगा तो एक अलग कंडीशन है। इक्वल नहीं आना चाहिए भाई, इक्वल आएगा तो आइडियल सॉल्यूशन है। यानी रोल्ट लॉ का जो वेपर प्रेशर निकाला गया और एक्सपेरिमेंट से जो वेपर प्रेशर टोटल प्रेशर वो भी यहाँ पे इक्वल नहीं है, या तो लेस हैं या फिर मोर हैं। दैट दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो रोल्ट्स लॉ को किसी भी कंडीशन पे ओबे नहीं करते हों, दैट्स दिस सॉल्यूशन आर कॉल्ड द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड? डेफिनेशन हो गई क्लियर आपको? ये कंपोनेंट भी बराबर नहीं होगा इसका, सिंगल कंपोनेंट, ये भी कंपोनेंट बराबर नहीं होगा। और बच्चों देखो डेल्टा वी मिक्सिंग पिछले में क्या था, जीरो था, तो यहाँ पे वी मिक्सिंग भी जीरो नहीं होगा। इजी है ना बड़ा। डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो क्यों नहीं होगा, रीजन बताऊंगा आपको। देखो एक बार, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब की बार जो ए के इंट्रैक्शन थे प्लस बी के इंट्रैक्शन थे वो इक्वल नहीं है बच्चों, किसके, ए बी के इंट्रैक्शन के। या तो ए बी के इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गए यहाँ पे, या ए बी के इंट्रैक्शन वीक हो गए पहले से। वो डिपेंड करता है एग्जाम्पल किस टाइप के लिए गए हैं। उन एग्जाम्पल्स में बॉन्डिंग बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग होती है, या बॉन्डिंग फिर वीक होती है। इस वजह से हमारा ये टॉपिक ये कहता है कि डेल्टा वी मिक्सिंग यहाँ पे क्या है, जीरो। सब में रीजन क्या होता है, इंट्रैक्शन का रीजन होता है बच्चों मेन। तो क्लियर हुआ होगा आपको। डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो नहीं है, यानी यहाँ पे कुछ भी जो इंट्रैक्शन हमारे सेम नहीं है तो डेल्टा एच भी क्या है, सेम नहीं आएगी। क्यों बच्चों, देखना एक बार। जैसे मैंने क्या किया था, ए के बनने में जो ईट है, ईट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितनी है, कुछ भी मान लो। बी के बनने में जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो कितनी है, कुछ भी मान लो। तो इसने कहा कि एफ बी जो बनेंगे ना, अब की बार ये जो दोनों को कंबाइन करोगे तो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस बोथ इज नॉट इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी हीट ऑफ रिलीज। गड़बड़ है कुछ, अब की बार इंट्रैक्शन में गड़बड़ है, तो इसलिए हीट भी क्या है, चेंज होगी। डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो नहीं है, या ज़्यादा है या कम है, जीरो से ज़्यादा या जीरो से कम है। समझ गए ना। ये दोनों कंडीशन तो मैंने बच्चों आपको बताई थी, वैसे साथ में लगी हुई हमारे। ये दोनों कंडीशन दोनों के लिए सेम होती है, आइडियल में भी नॉन आइडियल में। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बच्चों क्या है, दो तरह के डेविएशन दिखाता है। डेविएशन का मतलब है डेविएट हो जाना। जैसे आप पढ़ते हो ना फिजिक्स में कि रे ऑफ लाइट, प्रकाश की कोई किरण आई और इस रास्ते से वो क्या है, डेविएट हो गई भाई, मतलब जाना था इधर चली गई इधर। तो डेविएशन का मतलब है ग्राफ में कुछ गड़बड़ हो गई। हमारा जो ग्राफ ऊपर स्ट्रेट लाइन आता था, या तो वो नीचे डेविएट हो गया पॉइंट, या ऊपर डेविएट हो गया पॉइंट। तो ये डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। वैसे तो हम रोल्ट्स लॉ को पढ़ के आए हैं और आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिस्कस करते हुए हम अभी टॉपिक में चले हुए हैं, बट ये समझ लो आप, ये अगला टॉपिक ही आ गया आपका, डेविएशन नाम का टॉपिक। वैसे तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये टॉपिक आया है, बट डेविएशन एक अलग ही टॉपिक है चैप्टर में, तो उसको देख लें आप। यहीं से करवाना पड़ेगा ये टॉपिक आपको, पूरा डिटेल में करवाऊंगा विद एग्जांपल्स विद टाइप इसके। तो देख लीजिए डेविएशन क्या होता है बच्चों। मैंने बताया नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, देखो समझो एक बार, देख लीजिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे वो होते हैं जो रोल्ट लॉ को ओबे नहीं करते। यानी वहाँ पे क्या था, डेल्टा वी मिक्स था जो, वो क्या था, नॉट इक्वल टू जीरो। फिर इसका मतलब या तो जीरो से ग्रेटर होगा, या जीरो से क्या होगा बच्चों, स्मॉलर होगा, है ना। तो अगर वो ग्रेटर वैल्यू है तो पॉजिटिव डेविएशन बच्चों, अगर वो स्मॉलर वैल्यू है तो नेगेटिव डेविएशन। क्लियर हुआ ना, बड़ा इजी। नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे क्या हैं, जर्नली नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। तो हम क्या याद रखें, देखो मैंने लिख दिया है कि ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो रोल्ट लॉ को ओबे नहीं करते। और कैसे, पी टोटल जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना प्रेशर की, वेपर प्रेशर की, वो क्या आई बच्चों, अब की बारी क्या आई, लेस देन आई भाई, लेस देन आई, क्योंकि नेगेटिव है तो ये वैल्यू भी लेस देन आएगी, ये वैल्यू भी लेस देन, ये वैल्यू भी लेस देन। और अब की बारी क्या होगा बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ए और बी के थे तो वो भी क्या होंगे बच्चों, लेस देन होंगे भाई। क्या होंगे, लेस देन, किससे, ए बी के इंट्रैक्शन से कम होंगे ये भी, ठीक है। डेल्टा वी मिक्सिंग भी लेस देन होगा बच्चों। डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगा, मतलब नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो एक्जोथर्मिक हीट हमारी रिलीज होगी, यानी यहाँ पे गड़बड़ हो गई, वो भी फोर्स हमारे चेंज हो गई। मैंने लिख भी दिया वैसे आपको समझने के लिए कि इसके अंदर जो हीट रिलीज है फॉर्मेशन में वो क्या है, ग्रेटर देन है हीट एब्जॉर्ब इन ए एंड बी प्रोसेसेस, मतलब ये वैल्यू भी चेंज हो गई भी, ठीक है ना। चलिए ग्राफ से समझते हैं इसको, चीज़ को। ग्राफ से कैसे समझोगे,
ये हमारी मक्खी रानी आ गई भाई पीडीएफ में, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखिए इसमें जो मेरा ग्राफ था रोल्स लॉ का, या अभी मैं डिस्कस करके आया हूँ पीछे से, जो मेरे पास आइडियल सॉल्यूशन थे उनका ग्राफ, तो वो ही बनाया गया बच्चों। देखो बेसिक सी बात है, समझाना पड़ेगा आपको वैसे ड्रा करके। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या मानना, एक्स ए की वैल्यू 0, यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू 1, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर हमारा पी नोट बी है, और यहाँ पे जो हमारा वेपर प्रेशर है, यहाँ इसका उल्टा कर दो, एक्स ए हमारा अगर यहाँ 0 था तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उल्टा भी कर सकते हो आप इसको, नो प्रॉब्लम। तो देखो बच्चों, अगर मैंने बताया था आपको कि मोल फ्रैक्शन एक्स ए का 0 है, तो अगर मैं इसका पी नोट ए वेपर प्रेशर बढ़ाऊँ तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा, है ना। यहाँ पे भी मैंने बताया था आपको इसी तरह से। देखो बच्चों ये है ना जो यहाँ पे चला गया, और ये थोड़ा सा ऊपर बना लिया, आप इसको भी ऊपर बना सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पी नोट ए को भी ज़्यादा कर सकते हो, पी नोट बी को भी ज़्यादा कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, समझे ना। तो यहाँ पे ये वेपर प्रेशर मेरा किसका आ गया भाई, पी ऑफ ए का, यानी पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए। यहाँ पे किसका आ गया, पी ऑफ बी का, और यहाँ पे किसका आ गया, पी टोटल का। ये चीज़ मैंने पीछे बताई थी आपको। अब क्या होगा देखो, अब अगर ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है ये ग्राफ, तो ये इसकी एक्चुअल वैल्यू थी ना जो, किसकी, पी नोट ए की, देख लें, पी नोट ए इज लेस देन, सॉरी, पी ऑफ ए इज लेस देन पी नोट ए इंटू एक्स ए। इसकी वैल्यू इस ग्राफ से नीचे जाएगी। क्या बताया, देख लो, समझो इस चीज़ को। मैंने ये बताया इसकी वैल्यू इस ग्राफ से नीचे जाएगी। ये ग्राफ तो यहाँ से था, तो ये डेविएशन हो गया, मतलब ऐसे ही इसमें देखो यहाँ पे ये ग्राफ था, तो यहाँ पे भी डेविएशन हो गया, ये वैल्यू भी नीचे जाएगी। और पी टोटल के अंदर भी क्या होगा बच्चों, डेविएशन होगा, ये वैल्यू भी नीचे जाएगी। समझ गए होगे ना, इजीली क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ, समझे या नहीं समझे। देखो जो एक्चुअल वैल्यू से अगर नीचे ग्राफ जाता है, ये किसके लिए, पी ऑफ ए के लिए, देखो ये साइन है जो लेस देन, मतलब ये वैल्यू थी तो इतनी भाई, लेकिन डेविएशन की वजह से इतनी होगी। इसी तरह से यहाँ पे देखो, ये वैल्यू थी तो कितनी, इतनी, लेकिन डेविएशन की वजह से इतनी होगी। ये वैल्यू थी तो कितनी, इन दोनों के सम के बराबर, लेकिन डेविएशन की वजह से इतनी होगी। तो बड़ा क्लियर हो गया होगा आपको इजीली, है ना। देखो ये मक्खी भी समझ रही है यहाँ पे बैठ के, इंटरेस्ट आया हुआ है इसको भी, तो आप भी इंटरेस्ट ले लेना इस टॉपिक में, ठीक है। चलिए आगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूँ। बहुत सारे बच्चे पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं, लेकिन ये एग्जांपल में पजल रहते, पूरा का पूरा साल बीत जाता बच्चों का। तो अब कोशिश करूँगा अच्छी तरह समझाने की आपको कि एग्जाम्पल्स कैसे पुटअप किए जाएँ नेगेटिव डेविएशन के, फिर पॉजिटिव डेविएशन का टॉपिक आएगा और ये चैप्टर हमारा यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए, एग्जाम्पल को समझना जरूरी है भाई। नेगेटिव डेविएशन में मैंने क्लोरोफॉर्म लिया, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन या प्रोपेनोन भी बोल सकते हो आप इसको। जब मैंने इन दोनों को आपस में मिलाया तो बच्चों देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, इस क्लोरोफॉर्म के अंदर क्या है, CHCl3। समझाना पड़ेगा भाई, देखो ध्यान से, कलर चेंज कर लेते हैं हम इसका एक बार। देखो CHCl3 ऐसे ड्रा कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ इसको मैं, यस। ज़्यादा नेगेटिव कौन है, क्लोरीन, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, है ना। हाइड्रोजन कार्बन में ज़्यादा नेगेटिव, कार्बन ये अपनी तरफ खींच लेगा, अंडरस्टैंड। इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल कम पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, है ना। तो यहाँ पे कैसी बॉन्डिंग है बच्चों, वीक वैंडरवाल बॉन्डिंग है। कैसी बॉन्डिंग है, वीक वैंडरवाल बॉन्डिंग। लेकिन मैं इसके साथ, सुनो, जब मिलाऊंगा क्या, एसीटोन, देख लो एक बार, इधर बनाना पड़ेगा भाई, चलो यही समझा देते हैं। अगर मैं इसके अंदर मिला रहा हूँ एसीटोन, ये तो समझ में आ गया आपको, वीक वैंडरवाल फोर्सेज हैं। तो यहाँ पे जब मैं एसीटोन को इसके पास लेके आऊँगा, तो यहाँ पे एसीटोन के अंदर भी क्या है, वीक वैंडरवाल फोर्सेज है इसमें भी। लेकिन ओ है ना जो ये ओ, ये एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग बनाएगा इस एच के साथ, दिख रहे हो ना। इसके अंदर तो वीक वैंडरवाल बॉन्डिंग, इसके अंदर भी वीक वैंडरवाल बॉन्डिंग, लेकिन इन दोनों के एक एटम से कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन गया इसका। पहले क्या था, इसमें भी वीक था, इसमें भी वीक था, और जब समझो, बेसिकली समझो इसको, जब हमारा बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, वीक बॉन्ड जल्दी टूटेगा, वेपर जल्दी बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, समझे ना आप। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या है,
ये दोनों में तो वीक बॉन्डिंग थी, लेकिन इनके एटम्स ने मिलके क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट कर दी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा बच्चों, वेपर क्या बनेंगे, वेपर कम बनेंगे। वेपर क्या बनेंगे, कम वेपर बनेंगे। कम वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और मैंने यही तो बताया था ना आपको कि यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, पहले की बजाय क्या हो जाता है, रोल्स लॉ में जो था उससे कम बन जाता है ना, कम। तो यही चीज़ थी नेगेटिव डेविएशन में। एग्जाम्पल समझ में आया होगा आपको। दूसरा एग्जाम्पल देख लें। इसी तरह से क्लोरोफॉर्म में अगर मैं क्या डालता हूँ, इथेनोमाइन, इथेनोमाइन, तो यहाँ पे भी क्या है, एक नया इंट्रैक्शन बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो ध्यान रखो, यहाँ प्रेशर लेस है, लेस वेपर बनेंगे, वेपर प्रेशर लेस होगा तो लेस वेपर बनेंगे। और ऐसा डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पे। अगर बॉन्डिंग वीक से स्ट्रॉन्ग होगी, इसमें कुछ ऐसा होगा, वीक से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगी। एग्जाम्पल जितने एसिड है उनको वाटर से मिला दो, स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर से अगर मैं मिला दूँ स्ट्रॉन्ग एसिड को, तो जनरली बनता है मेरा नेगेटिव डेविएशन बच्चों। और कुछ भी याद ना रहे तो, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर से रिएक्ट करवा दे आप, समझ गए ना। आगे चलिए, वन मोर term, that is non ideal solution showing the positive deviation from Raoult's law। Raoult's law से जो हमारे पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, तो बच्चों आपको अब क्लियर हो गया होगा सब कुछ अच्छी तरह से। तो कमेंट में ज़रूर लिखा करो भाई, कमेंट करते हैं एक दो बच्चे, ठीक है। इसका मतलब वही दिल से देखते हैं वीडियो को, और तो क्या फॉर्मेलिटी करते हैं या लास्ट तक पहुँचते नहीं है वो, ठीक है ना। तो कमेंट में कम से कम अगर वीडियो को देखो तो अपना नाम ही मेंशन कर दिया करो भाई। जैसे आप स्कूल में क्या करते हो, अटेंडेंस लगवाते हो, तो कम से कम वीडियो में अटेंडेंस लगवा लिया करो अपनी, यस सर लिख दिया करो नीचे, और नहीं तो कमेंट में, ठीक है ना। तभी तो पता लगेगा मैं आप वीडियो देख रहे हैं या फिर वैसे ही हम बना रहे हैं इनको, ठीक है, विदाउट मीन। तो आप इतना भी नहीं कर सकते, और हम आपके लिए डेली प्रिपेयर करते हैं वीडियो ये, ठीक है। तो ऐसा करें आप। कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताओ ना, कमेंट में बताओ, डायरेक्ट सभी को, हमें नहीं सभी को पता लगे, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट में आप डिस्कस करें। और कोई भी हो अपनी तरफ से क्या है, बहुत अच्छी कोशिश करता है वो, कुछ भी कमी नहीं छोड़ता टॉपिक को समझाने के लिए। तो आप देख लें, ये चीज़ आपको वैसे बिना ही समझे आ जाएगी अगर आपने ये लेक्चर यहाँ तक देखा हुआ है, जहाँ तक अभी मैं आया हूँ। तो आपको ये अगले वाला टॉपिक अपने आप क्लियर होगा, अपने आप बोलोगे आपके यस ये इसमें ऐसा होगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं बच्चों, उसका ग्राफ ड्रा कर सकते हो, करेंगे ग्राफ ड्रा भी इसका। लेकिन देख लें, इसमें पी टोटल उल्टी कंडीशन हो जाएंगी। नेगेटिव में क्या था, कम था, अब पी टोटल यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे भी ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एच मिक्सिंग भी ज़्यादा हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग भी ज़्यादा हो जाएगा। रीज़न वही है, अब की बारी ए और बी, जो ए थे और बी थे, उनके इंट्रैक्शन ज़्यादा हैं, किसके इंट्रैक्शन से, ए बी के इंट्रैक्शन से। पिछले वाले में उल्टा था, है ना। तो देखो एक बार ग्राफ देख लो, यहाँ पे देख लीजिए, ये ग्राफ क्या कहता है, जो मेन वैल्यू थी इतनी थी, लेकिन अब की बारी क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ, डेविएशन हो गया जिसकी वजह से वैल्यू बढ़ गई थोड़ी सी। मेन वैल्यू इतनी थी, डेविएशन की वजह से वैल्यू बढ़ गई पी ऑफ बी की, पी ऑफ टोटल की। मेन वैल्यू इतनी थी लेकिन डेविएशन की वजह से वैल्यू बढ़ गई। अंडरस्टैंड, ये देख लें, पी ऑफ ए भी ज़्यादा है, पी ऑफ बी भी ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है, ये वैल्यू मेन थी, तो ये पी ऑफ ए ज़्यादा हो गया, ग्रेटर देन। यानी रोल्स लॉ की जो वैल्यू थी ना अपनी वेपर प्रेशर की, उससे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वेपर प्रेशर की ज़्यादा होगी। हमने खुद मतलब कुछ ऐसा किया आर्टिफिशियली कि इस वैल्यू को ज़्यादा कर दिया, इसमें डेविएशन हमने खुद कर दिया भाई बच्चों, डेविएशन खुद ही तो किए हैं ना हमने आर्टिफिशियली इसमें, समझे ना। तो ये चीज़ थी भाई अपनी। ऊपर देख लें एक बार, ये हीट एब्जॉर्ब भी अब की बारी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी इनसे, समझे ना। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, टॉपिक फिनिश करते हैं फिर आज का लेक्चर हम। तो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल में H2O, वाटर के अंदर बेंजीन मिला दिया। अब देखो बच्चों, वाटर क्या होता है, HOH, और बेंजीन क्या होता है, यह रिंग होती है बेंजीन, तो है ना। जब इस रिंग का वाटर में, अब वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, यस ठीक है, लेकिन ये रिंग क्या करेगी, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी वीक बना देगी, है ना। क्या होगा इसके अंदर है, पिछले टॉपिक में पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में क्या था बच्चों, कि दो वीक फोर्सेस थे, लेकिन उनके एटम क्या है, कुछ ऐसा होता था उनके एटम्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जनरेट हो जाता था, जिसकी वजह से वेपर हमारे कम बनते थे, और वेपर कम बनते थे तो वेपर प्रेशर भी कम हो गया था। यहाँ पे उल्टा हो गया ना बच्चों, इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है,
लेकिन इसने क्या किया, इसके साथ मिलके इसकी बॉन्डिंग को वीक बना दिया, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई बच्चों, लेस हो गई। तो वेपर भी क्या बनेंगे, अब फोर्स अगर लेस हो गया, अट्रैक्शन लेस हो गया, तो वेपर बहुत ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि अब उसके बीच में जो बॉन्डिंग है वो लेस है, और बॉन्डिंग टूट के ही तो वेपर बनते हैं, मेल्ट या फिर बॉयल होता है कोई भी कंपाउंड, समझे ना। तो वहाँ पे क्या था, पिछले टॉपिक में नेगेटिव डेविएशन में स्ट्रॉन्ग फोर्स हो गए थे, अट्रैक्शन के फोर्स स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ पे लेस हैं। वहाँ पे क्या था, स्ट्रॉन्ग फोर्स होने से वेपर क्या है, कम बनते थे, लेकिन यहाँ पे वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये देखो ये कंडीशन, पी टोटल भी क्या होगा, ज़्यादा, पी ऑफ ए भी क्या होगा, ऑब्जर्वेशन से जो निकला ज़्यादा, और ये भी ज़्यादा, और ये भी वैल्यू ज़्यादा, और ये भी, सारे मतलब चीज़ें पॉजिटिवली बढ़ जाएंगी भाई, ठीक है। समझे या नहीं समझे बच्चों आप, जितने एग्जाम्पल हैं सारे याद कर लें। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए इसमें, कि वाटर के अंदर मिलाओ बेंजीन टोलुइन, वाटर में टोलुइन मिलाओ, मिथेनॉल में मिलाओ बेंजीन, या फिर यहाँ पे देख लो इथेनॉल में मिलाओ टोलुइन, टोलुइन बेंजीन, मतलब इस टाइप के एग्जाम्पल ज़्यादा हैं बच्चों इसमें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, वेंडरवाल बॉन्डिंग थी, जिसकी वजह से नॉन पोलर था, अब पोलर नॉन पोलर में घुलता नहीं है तो अट्रैक्शन कम इसलिए हुए यहाँ पे। तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, एंड tomorrow we will discuss about colligative property of this chapter, because mostly सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक एक करवाऊंगा आपको बच्चों में, टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें बड़ा टॉपिक है, बट एक टॉपिक लेंगे उठाएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 प्रॉपर्टी हैं टोटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और उसमें से एक प्रॉपर्टी मैं डेली आपको करवाऊंगा। क्यों करवाऊंगा, एक चारों भी इकट्ठी करवा सकता हूँ आपको मैं, बिकॉज वो प्रॉपर्टी भी लेंगे और उस पर न्यूमेरिकल भी लेंगे और उस पर एग्जाम्पल भी लेंगे और उसको प्रूव भी करेंगे, ग्राफ भी बनाएंगे उसका, मतलब ऐसा टॉपिक बता दिया जाएगा जो आपको फ्यूचर में भी अगर कभी करोगे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यही लेक्चर देखोगे आप इसमें, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में टाइम लगेगा, बट ऐसा समझ जाओगे जिसमें न्यूमेरिकल आए या कुछ भी आए, मतलब कंप्लीट कर दोगे भाई। तो आज का लेक्चर इतना ही था बच्चों, बाकी डिस्कशन हम कल करते हैं। थैंक्स फॉर दिस लेक्चर, हैव अ नाइस डे।